Hello everyone, welcome to EF Talk Show. Today we have with us Ms. Meeta Shetty, Fund Manager of Tata Mutual Fund. She is currently managing Tata Digital India Fund, Innovation Fund, Multi-Cap and Focused Equity Fund. We will be taking you through some of the things which are happening in the market, what are her views and how we can decipher these schemes going forward. Welcome Ms. Meeta. Before we start the journey, आप कुछ अपने बारे में बताएं सो दैट हमारे दर्शकों को मालूम पड़े क्या आप करती हैं, आपका क्या रोल है टाटा म्यूचुअल फंड में. ओवर टू यू. श्योर. फर्स्टली थैंक यू पंकज एंड ईएफ टीम ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए एंड आई होप आई विल बी एबल टू ऐड वैल्यू टू द व्यूअर्स एंड योर इन्वेस्टर्स. सो आई थिंक लुक माय जर्नी स्टार्टेड वे बैक इन 2010 जब मैंने एक एनालिस्ट का रोल की तरह अपना करियर स्टार्ट किया एंड करीब 7 से 8 साल मैंने सेल साइड में काम किया, जैसे ब्रोकर के एंड पे एज एन एनालिस्ट काम किया. एंड सिंस 2017 मैंने टाटा म्यूचुअल फंड में एनालिस्ट की तरह रोल में ज्वाइन किया एंड देन 2018 से आई बीन मैनेजिंग फंड्स ऑल्सो. सो द जर्नी हैज़ बीन गुड, starting off as one sector analyst and then taking up funds in 2018 and today I manage close to about 20,000 odd crores across 4 schemes जिसमें diversified funds भी हैं, thematic भी है और sector funds भी हैं. मैं बहुत एक सिंपल सा सवाल है आपसे. आप दो बड़ा यूनिक फंड मैनेज करती हैं, टाटा मल्टी कैप एंड टाटा फोकस्ड इक्विटी फंड. दोनों आपके ही बच्चे हैं. एक इन्वेस्टर को कैसे मालूम पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंट जर्नी है एंड क्या अलग करती हैं आप दोनों बच्चों में सो दैट एक इन्वेस्टर एक कॉन्शियस डिसीजन ले सके दैट ही शुड इन्वेस्ट इनटू अ मल्टी कैप फंड और ही शुड इन्वेस्ट इनटू अ फोकस्ड इक्विटी फंड. राइट. सो ये दोनों कैटेगरीज का अपना अपना मैंडेट है और जब मैं मैंडेट बोलती हूँ कि दोनों का एक तरीका है कि किस तरह से एज अ फंड मैनेजर, चाहे वो मैं हूँ या कोई और भी फंड मैनेजर हो जो ये कैटेगरीज को मैनेज करता हो, वो मैंडेट के हिसाब से ही कर सकता है. जैसे कि फोकस्ड में मैंडेट हमेशा होता है कि आप एक सर्टन नंबर ऑफ स्टॉक्स ही उसको रख सकते हो उसमें. जैसे हमारा मैंडेट है 30 स्टॉक्स का. आपको इंडस्ट्री में कुछ फंड्स 25 के भी मिलेंगे बट मैक्सिमम 30 के दिखेंगे आपको. सो इस फंड में मुझे 30 स्टॉक्स के ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ मैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो इसकी वजह से इसका डिज़ाइन जो है बेसिकली वो ऐसा हो जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है. क्योंकि आप जनरल डिवर्सिफाइड फंड्स अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी आपको 50 स्टॉक 60 स्टॉक, किसी किसी में आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स भी दिखेंगे. बट जब आप फोकस देखोगे तो आपको मैंडेट की वजह से आपका जो इंडिविजुअल वेटेजेस हैं किसी ना किसी जो स्टॉक्स हैं 30 के, वो हमेशा थोड़े हाई होंगे. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है वर्सेस अ मल्टी कैप फंड आई वुड से. तो जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ रिटर्न भी वैसे होता है. सो आई वुड से ऑन द रिस्क पैरामीटर आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को ज़्यादा ध्यान में रखना है. तो काफ़ी बार फोकस्ड फंड को आप पीएमएस से भी कंपेयर करते हो क्योंकि पीएमएस जनरली आप देखोगे कि कम नंबर ऑफ स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेशन होती है. तो आप काफ़ी फोकस्ड फंड को आप सोच सकते हो कि थोड़ा सा वो उस कैटेगरी की तरह है जहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ज़्यादा होगा. कमिंग टू मल्टी कैप फंड तो उसका मैंडेट बिल्कुल अलग है. मल्टी कैप फंड में आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 25% ईच रहना है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में. वो आपको हमेशा बैलेंस रखना है 25 का तीनों में. एंड जो रिमेनिंग 25 है वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से, चाहे वो स्मॉल कैप में डाले, मिड में डाले या लार्ज में डाले या सब में प्रोपोर्शनेट डाले, वो उनकी हिसाब से होगा. ऑफकोर्स नंबर ऑफ स्टॉक्स में यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है और मैं क्या ले रही हूँ किसी और मल्टी कैप फंड का फंड मैनेजर कोई और ही स्मॉल कैप या लार्ज कैप ले सकता है. सो वहाँ पे ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती. बट सिर्फ ये है कि 25 ईच इन दीज 3 दैट्स द मैंडेट. तो इसमें एक ये होता है कि जब कंसंट्रेशन हम बात करें फोकस में तो यहाँ डिवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा मिलता है वर्सेस अ फोकस्ड फंड. बट एट द सेम टाइम क्योंकि आपको स्मॉल और मिड में रहना ही है, जो कि मैं शायद तो फोकस में पूरा लार्ज कैप भी उसको कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं वो नहीं कर सकती. तो इसका एक अपना अलग एक फैब्रिक आप बोल सकते हो कि फंड का जो रहता है. तो इसमें आपको एक बेनिफिट ये है कि डिवर्सिफिकेशन अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर मार्केट में स्मॉल और मिड में अगर करेक्शन आती है
तो यहाँ आपको वो शायद रिस्क ज़्यादा लगे वर्सेस योर फोकस्ड और एनी अदर कैटेगरी। फोकस्ड में क्या प्राइमरीली लार्ज कैप ओरिएंटेड 30 स्टॉक्स रहते हैं या आपका मैंडेट कुछ अलग रहता है? सो एटलीस्ट मेरे फंड की मैं बात करूँ अगर, तो हमारा लार्ज कैप ओरिएंटेड नहीं है, हमारा अच्छा बैलेंस है लार्ज और बाकी मिड और स्मॉल की तरफ। सो इनफैक्ट 50 to 55 इज लार्ज कैप एंड द रिमेनिंग इज मिड एंड स्मॉल। तो फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर आ रहा है, क्या उसके लिए जर्नी मल्टी कैप से स्टार्ट करना बेटर रहेगा कंपेयर टू फोकस्ड? आई वुड से येस, बिकॉज मल्टी कैप में थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड होगा, पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन होगा, और क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर पहली बार आ रहा है तो उसको लार्ज मिड स्मॉल में प्रोपोर्शनेट एक इन्वेस्टमेंट आपका मिलेगा ही मिलेगा, जो हो सकता है कि फोकस जैसी कैटेगरी में मिले या ना भी मिले। सो आई वुड से मल्टी कैप इज़ अ बेटर कैटेगरी फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। So ma'am, you are managing two very interesting schemes, digital and innovation. तो आप थोड़ा इनोवेशन फंड के बारे में बता सकती हैं, क्या इनोवेशन फंड अलग करता है जो एक नॉर्मल मल्टी कैप या फोकस्ड या फ्लेक्सी नहीं कर पाता है? और इंडस्ट्री में व्हाट आई हैव सीन, इट इज़ बिकमिंग अ ट्रेंड नाउ दैट एवरीवन इज़ लॉन्चिंग इनोवेशन। तो जब हम क्या इनोवेशन बोलते हैं तो एक इन्वेस्टर कैसे डिसाइफर करे कि एक्चुअली इनोवेशन है क्या और उसको क्यों आना चाहिए इनोवेशन फंड में? राइट नहीं, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पंकज। अगर इनोवेशन की हम बात करें तो जनरली हम सोचते हैं कि यूएस में बहुत इनोवेशन होता है टेक पे, या चाइना में बहुत हो रहा है, इंडिया शायद थोड़ा सा अभी कर रही है, वहाँ पहुँची नहीं है। बट जब ये फंड का मैंडेट आया मेरे पास कि हमने नया एनएफओ लॉन्च किया था पिछले साल, एंड द थॉट वाज दैट इनोवेशन में हम कुछ करेंगे, एंड ये थीम एक इंटरेस्टिंग लग रही है। तो जब मैंने अपना थॉट इस पे डालना शुरू किया कि मेरे लिए मैं इनोवेशन को कैसे डिफाइन करूं, तो बहुत क्लियरली 3 हिस्सों में इनोवेशन दिख के आ रहे थे। पहला था कि किसी भी आज कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो आपका सोप बार हो या आपकी ईवी गाड़ी हो या आपका सोलार का रिन्यूएबल पावर हो, ये प्रोडक्ट आज चेंज हो गए हैं। जो 10 साल 20 साल पहले थे वर्सेस जो आज हैं, वो प्रोडक्ट में काफ़ी चेंजेस आए हैं। किसी में इंग्रेडिएंट्स चेंज हुए हैं, किसी में उसका एफिशिएंसी लेवल इम्प्रूव हुआ है, तो किसी में आपका बिकॉज ऑफ एनर्जी आपका क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा रहा है। हर प्रोडक्ट में, ये तो 2-3 एग्जांपल्स हैं, बट काफ़ी प्रोडक्ट्स में हमने चेंजेस देखे हैं और ये चेंजेस हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। सो प्रोडक्ट लेवल पे एक इनोवेशन हमने देखा कि हो रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो वो हमें कैप्चर करना था हमारे इस फंड में। दूसरा जो पिलर था इनोवेशन का, वो हमने रियलाइज़ किया कि सर्विसेज में बहुत इनोवेशन हो रहे हैं। द वे वी वुड बुक अ कैब और हायर अ कैब वर्सेस नाउ जो हम कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स जैसे करते थे। हाँ. आप पहले टैक्सी के स्टैंड पे जाओगे और आप सोचोगे भी नहीं। इनफैक्ट हमारी जो यंगर जनरेशन है वो तो इमेजिन भी नहीं करेगी कि ऐसे भी होता था। राइट, सो सर्विसेज में एक बहुत चेंज आ रहा है, इनोवेशन आ रहा है। फूड डिलीवरी हो गया, आपके बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस आप देख लो, जैसे हमारे पेरेंट्स करते थे और अब हम जब कर रहे हैं। सो सर्विसेज एक अलग एक पिलर था, सेकंड पिलर मेरे लिए, जहाँ पे इनोवेशन हो रहा है और बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं और ये होते रहेंगे। सो दैट वाज द सेकंड इनोवेशन पिलर फॉर मी। थर्ड इनोवेशन पिलर वाज दैट कंपनीज जो रियलाइज़ कर रही हैं कि आज अगर वो किसी बिजनेस में हैं और वो बिजनेस का आउटलुक आगे जाकर बहुत ब्लीक हो रहा है, तो वो अपने आप को पूरा इनोवेट कर रही हैं और किसी और तरीके से अपने आप को इमर्ज करवा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अब अगर हम बात करें कि ब्लैकबेरी हम सबने बहुत सुना था, पर वो वक्त के साथ अगर चेंज नहीं कर पाए अपने आप को, तो टुडे नोबडी इवन नोज अबाउट इट। द यंगर जनरेशन डजंट इवन नो कि एक इतना इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट रहा था। या फिर आप कोडैक कैमरा की बात करें, इट वाज the only camera that we all used to know and talk about when as kids. Absolutely. So companies अगर वक्त पे अपने आप को इनोवेट नहीं करती हैं, देन उनका बिजनेस मॉडल भी ख़त्म हो जाता है किसी ना किसी वक्त पे। सो कंपनीज, इंडिया में हमने कुछ कंपनीज आइडेंटिफाई करी यूनिवर्स में, जहाँ पे हमें दिखा कि ये कंपनीज इनोवेट करना चाह रही हैं, और अगर इन्होंने कर दिया then they can be a very different company as future unfolds. So these were the 3 pillars हमारे लिए। जैसे पहला मैंने जैसे बताया प्रोडक्ट, सेकंड सर्विसेज, एंड थर्ड वाज द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी। सो मेरे लिए इनोवेशन इनके आसपास था। अब इसमें टेक इनोवेशन भी आ जाएगा, इसमें मॉलिक्यूल लेवल का फार्मा इनोवेशन भी आ जाएगा,
और इसमें आपका बिजनेस मॉडल पूरा का पूरा जो चेंज हो रहा है, सभी कुछ इसमें कैप्चर हो जाता है मेरे तो लिए। ये मैंडेट क्या एक तरह से इज इट अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी मैंडेट अगर हम इनोवेशन की बात करें तो? यस, सो इसमें आप मान के चलो कि प्रैक्टिकली सारे सेक्टर्स में इनोवेशन आपको दिखता है और ये क्वालिफाई होता है, except for some old economy stocks, Sure. like your cement or your steel, जिसमें आपको स्कोप थोड़ा लिमिटेड है correct. इन टर्म्स ऑफ, और योर पेट्रोल, डीजल, ऑयल एंड गैस। सो उन सेक्टर्स के अलावा प्रैक्टिकली ऑल द सेक्टर्स क्वालिफाई फॉर दिस इनोवेशन फंड। डिजिटल फंड पे एक और सवाल आपसे। सो आईटी सेक्टर इज डाउन इन रिसेंट पास्ट, डू यू थिंक दैट गोइंग फॉरवर्ड ये सेक्टर या थीम विल होल्ड इट्स फोर्ट, या जो CAGR ग्रोथ हमको पहले मिलता था इन्फोसिस का, विप्रो का, TCS का, HCL का, विल दैट कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड? और आज अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है नया और वो डिजिटल थीम में आना चाहता है, डू यू रिकमेंड दैट कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? सो पहले तो ग्रोथ की बात करते हैं। सो इफ़ यू थिंक ऑफ ग्रोथ, ये सेक्टर 2000, 2010 वो रेंज, वो सालों में तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करता था। लेकिन अगर आप रीसेंट हिस्ट्री देखो, यानी पिछले 10 साल की, तो 2015 से 2019 का अगर आप ग्रोथ रेट देखो, तो इसका करीब 7% के CAGR के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ था इन डॉलर टर्म्स। ऑब्वियसली रुपीज़ में आते आते वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट ये 7% का जो CAGR था वो कोविड में बहुत स्ट्रॉन्ग जंप दिखाया। वी ऑल सॉ दैट यू नो, जो डिजिटल पे या फिर IT पे जिन्होंने स्पेंडिंग नहीं करी थी कोई कंपनी ने, दे वर फोर्स टू स्पेंड, एंड क्लियरली उसका रिफ्लेक्शन हमें इंडियन IT सर्विसेज के ग्रोथ रेट पे दिखा। सो जहाँ पे ग्रोथ रेट जंप टू ऑलमोस्ट 15%, 20% के रेंज में। बट आप पिछले 3 साल की अगर ग्रोथ देखोगे तो इट इज़ एक्चुअली कम डाउन टू जस्ट 2%। एंड उसके रीजंस हैं, हमने US में देखा कि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए थे, थोड़ा सा कट भी किया फेड ने, बट देन नाउ बिकॉज ऑफ टैरिफ अगेन वी आर बैक टू दैट क्वेश्चन कि कट होना भी चाहिए या नहीं। So in this scenario, when US is going through its own set of challenges and they are seeing recession worries, which started right from the Russia-Ukraine war in Feb 22, उसके वजह से US में जो clients हैं, जो यहाँ की कंपनियों के क्लाइंट्स हैं, दे आर एक्चुअली सिटिंग ऑन द साइड लाइन्स, एंड वो रिफ्लेक्टेड है यहाँ के ग्रोथ में, जो मैंने बताया कि जस्ट अबाउट 2% है। उसके ऊपर अब हम GenAI का भी रिस्क देखते हैं, सुन रहे हैं कि इंडियन IT कंपनीज पे इम्पैक्ट आएगी, एंड आई एम श्योर आएगी, बिकॉज हर टेक्नोलॉजी चेंज में आपका जो डिस्ट्रप्शन आता है उसमें आपका ओल्डर रेवेन्यू, ओल्डर टेक वाला जो रेवेन्यू है वो डेफिनेटली इरोड होता है, डिप्लीट होता है, बट देयर विल ऑलवेज बी न्यूअर वेज टू ग्रो एंड न्यूअर अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज इमर्ज, और ये पिछले काफ़ी टेक साइकिल में हमने देख लिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी US के मैक्रोज को लेके जो अनसर्टेनिटी है वो हो सकता है कि आपके थोड़ा और टाइम तक चले, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाए कि कहाँ सब सेटल हो रहा है और उसका इम्पैक्ट कितना डीप हो सकता है मैक्रोज पे, तब तक ग्रोथ का रिवाइवल थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। बट फ्रॉम अ 3 or 5 year व्यू, आई थिंक दैट आप इसको वापस से एक मिड सिंगल डिजिट के ग्रोथ के हिसाब से आप सोच सकते हो इस सेक्टर के बारे में। आई डोंट थिंक दैट 2 or 2.5 पुराना हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस रहा है 20+% का, वो आई थिंक शायद सस्टेन ना करे। वो तो बिल्कुल नहीं करेगा, डेफिनेटली नॉट। यू कैन थिंक ऑफ दिस सेक्टर एज अ मिड सिंगल डिजिट टू मे बी दैट 5 to 7% के रेंज में आप इसको मान के चलो ऑन अ CAGR बेसिस। बट टू योर क्वेश्चन कि क्या इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइम पे, आई थिंक दैट लुक, सेक्टर फंड में पहले तो सिर्फ उसी इन्वेस्टर को आना चाहिए जिनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, क्योंकि सेक्टर एक हमेशा एक साइकिल से गुजरेगा। और डिवर्सिफाइड फंड में जब मैं दूसरे फंड्स जैसे मैं मैनेज करती हूँ फोकस्ड एंड मल्टी, तो मैं उसमें उस सेक्टर से वेटेज कम में ज़्यादा कर लेती हूँ डिपेंडिंग ऑन वेयर माय व्यू इज़। बट कोई सेक्टर फंड में मेरे पास कोई चॉइस नहीं होती, मुझे उस सेक्टर में ही रहना है। सो वो इन्वेस्टर को डेफिनेटली ध्यान में रखना है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप आइए, और आपका एलोकेशन छोटा ही होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इन अ बिग प्रोपोर्शन ऑफ योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स। और इन्वेस्टर हमेशा परफॉर्मेंस चेज करता है, डू यू थिंक दैट इज द राइट वे ऑफ सेलेक्टिंग अ स्कीम? एब्सोल्युटली नॉट।
एब्सोल्युटली नॉट, स्पेशली जब आप कोई थीम या सेक्टर को अगर इस तरह से चेज कर रहे हो। तो काफ़ी बारी हमने देखा है कि वो बेस्ट ईयर्स के बाद में इन्वेस्टर्स आते हैं एंड देन 3-4 साल की अंडर परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। करेक्ट। वो हमने फार्मा में देखा था 2015 के बाद सेक्टर एक्चुअली बिकेम हाफ, आई मीन Yeah, निफ्टी फार्मा बिकेम absolutely, हाफ correct. फ्रॉम 14,000 to 7,000। सिमिलरली आईटी नवंबर 21 में जो पीक बनाया, इट एक्चुअली इज स्टिल नॉट एबल टू सरपास दैट। सो सेक्टर्स में आपको हमेशा एक साइकिल मिलेगा। सो सेक्टर में तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इसके लिए। एंड इवन इन अ डाइवर्सिफाइड फंड, आई थिंक अगर आप रिटर्न देख के आ भी रहे हो बट आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन आपको 3 से 5 साल अगर आप नहीं रख रहे हो, देन प्लीज डोंट चेज रिटर्न। आई थिंक दैट विल बी very very bad decision in your investment journey. Thank you. So, looking at your diverse portfolio of funds, if you had to give one simple piece of advice to young Gen Z, a first time investor trying to choose between a thematic like a digital or a pharma or a diversified equity fund, what should he or she do? So I think for a first time investor, diversified fund is the way to go. And अगर सेक्टर में किसी को इन्वेस्ट करना ही है या थीमेटिक में इन्वेस्ट करना ही है, देन एलोकेशन आपका काफ़ी लिमिटेड होना चाहिए। बिकॉज एज ए सेड, साइकिल्स आएंगे, हर सेक्टर का अपना एक साइकिल होगा एंड यू माइट गेट कॉट एट द रॉन्ग साइड, स्पेशली अगर आप रिटर्न चेज कर रहे हो। Sure. So you have to be very very cognizant of that. So I would say a diversified fund better to start with. अगर कोई रिस्क एवर्स इन्वेस्टर पहली बार आ रहा है तो अब कैटेगरी लाइक अ बैफ और अ मैफ मेक्स अ लॉट मोर सेंस। वहाँ पे आपको डेट भी मिल जाता है, आर्बिट्राज मिल जाता है एंड इक्विटी है। और अगर आपका थोड़ा उससे ज़्यादा रिस्क एपेटाइट है, देन अ मल्टी कैप काइंड ऑफ कैटेगरी मेक्स अ लॉट मोर सेंस। एंड ओनली फॉर वेरी हाई रिस्क टेकर्स, small allocation in sector or thematic, only if they really want to be in a theme or a sector. SIP के through, do you think it is more advisable to get into sector or thematic fund? So ideally I would say sector thematics में SIPs also work, but generally lump sums work better Okay. because of the cycles. But multi cap या फिर किसी भी diversified में SIP is the best way to actually go. Okay, thank you. मीता, एक और चीज़, पिछले 1 साल से अगर हम देखें तो टाइम करेक्शन हो गया, मार्केट्स हैव नॉट मूव्ड, पीपल हैव नॉट मेड रिटर्न्स। सो डू यू थिंक दैट द फेज ऑफ करेक्शन इज ओवर? प्लस देर आर सो मच ग्लोबल अनसर्टनिटीज अराउंड. ट्रम्प इज वन पर्सन, एवरी डे ही इज डूइंग समथिंग और द अदर विच इज क्रिएटिंग केओस इन द मार्केट. सो गोइंग फॉरवर्ड, अगर आज के डेट से मैं बात करूं कि कोई अगर 3 साल 5 साल 7 साल का होराइजन रखता है, डू यू थिंक दैट ही और शी शुड एंटर राइट नाउ, और या वेट करें थोड़ा और टाइम करेक्शन होने का एंड देन दे शुड एंटर इनटू द मार्केट? सो इसको अगर मैं नंबर्स में डाइसेक्ट करूं, सो लुकिंग एट द आउटलुक जो अभी हमारा वेरी नियर आउटलुक है कि FY26 का क्या आउटलुक है ऑन द numbers, EPS at a market level, then we are more or less going to be in a single digit growth year. And पिछला साल भी हमारा single digit growth का ही साल था. FY24 was a very good year with 22-23% kind of an earnings growth on Nifty, if I were to call. Yeah. So last 2 साल का single digit growth में आपका markets also is reflecting that. एंड आपका वैल्यूएशन करेक्ट भी बहुत नहीं हुआ है डिस्पाइट टाइम करेक्शन, बिकॉज हमारी EPS ग्रोथ इज लिमिटेड. सो आपका वैल्यूएशन अभी भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है डिस्पाइट द टाइम करेक्शन. सो इन द वेरी नियर टर्म वी माइट रिमेन इन अ रेंज, ऑल्सो गिवन द थिंग दैट आपका ग्लोबली बहुत अनसर्टनिटी है. वी आर सीइंग दैट टैरिफ इज स्टिल नॉट, where will we settle, we don't know. Globally also a lot of things are moving on the geopolitical side. So there are too many moving parts right now. So in the very near term to call out decisively कि market कोई trend लेगा, वो थोड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि लेगा. We might remain in a range. However, when I step back and when I look at the Indian economy and look at what we have done in terms of the tax cuts that we have done this year, when I think of whatever RBI has done in terms of pumping liquidity and easing out on the lending, etc.,
And when I think of what government capex has happened over the last 10 years, and private capex is possibly showing some green shoot, although we are not very much there, but I think that there is a good chance that private capex भी revival होगा, क्योंकि balance sheets top notch हैं corporates की. All of this tells me that we will see a good growth over the next 2, 3, 4, 5 years. And what government intent is in terms of India becoming a manufacturing hub, China +1, plus हम GST rationalization की बात भी कर रहे हैं. So lot of things are pointing towards that economic growth को propel करना है from where we are to maybe slightly couple of notches higher. If that is what is going to unfold, then from a 3-5 year perspective, definitely it makes sense to invest. अब आप उसको SIP की तरह continue करिए अगर आपकी चल रही है, or you want to do an STP for 6 months, I think both will work fine. Thank you so much, Meeta, for such an insightful discussion on what is happening all around and in Tata Mutual Fund. Before we sign off, एक last सवाल. Sure. कितने मेंबर की टीम है टाटा म्यूचुअल फंड में ऑन दी इक्विटी एंड डेट साइड, एंड आप जब एक कोई स्टॉक पिकअप करती हैं तो उसका क्या पूरा प्रोसेस रहता है? इफ़ यू कैन जस्ट टेक अस थ्रू, इट विल हेल्प आवर इन्वेस्टर्स अ लॉट. Sure. So as far as equity team is concerned, we have 8 analysts in the team, and we also have some overlap between analysts who are not only doing analyst and also managing funds. So we have 3 who are doing the dual role, 5 are core analysts in the team, and then there are 4 fund managers including me who are managing funds, and then on top of that sits the CIO. Okay. So that is how the team structure is. As far as stocks हम कैसे zero down करते हैं, so between the analyst teams that we have and the research that we do, करीब 500 स्टॉक्स हमारे यूनिवर्स में हैं जो हम बहुत रेगुलरली क्लोजली ट्रैक करते हैं. इन कंपनीज़ के रेगुलरली अपडेट्स बनते हैं, इंटरनली डिस्कशंस होते हैं, एंड दिस इज़ एन एवर इवॉल्विंग लिस्ट. कोई IPO आ गया नया या कोई कंपनी किसी को अच्छी लग गई तो उस पर भी काम होते रहता है. सो दिस लिस्ट इज़ एवर एक्सपैंडिंग, बट राइट नाउ बॉल पार्क 500 इज़ वेयर वी आर. एंड सो एज अ फंड मैनेजर मेरे पास ये यूनिवर्स है. Now, between this, obviously, I have my own way of thinking. It might be slightly different from my fellow fund managers or the analyst, but बहुत brainstorming होती है टीम में. Okay. And वो बहुत ज़रूरी है because some points I might like. Disagreements होते हैं आप लोगों के? होने भी चाहिए, because until you don't reach there, clarity of thought आना भी थोड़ा मुश्किल होता है. So वो एक internal brainstorming जो होती है वो बहुत important है. उसके अलावा हम management से regularly मिलते हैं. Number crunching तो खैर it's a core part of the job, absolutely, reading and the number crunching. There are a lot of channel checks that we do. So company ने तो जो बात की करी, but is the industry also feeling that? Are the market participants also feeling that? Like किसी से dealer, distributor से भी हम sense लेते हैं, on ground travel भी करते हैं check करने के लिए. So a lot of things actually goes into it before it finally becomes an idea that we are convinced कि लेना है. So a lot of things goes into it. इसका एक या दो जवाब नहीं है. Absolutely. Multiple factors actually are at play here. Thank you so much, Meeta. Thank you so much. It was lovely interacting with you. Thanks a lot.